सुप्रभात बच्चों। आप घर में अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आज आपका संस्कृत का टेस्ट भी होना है। प्यारे बच्चों, संस्कृत का टेस्ट आज नहीं बल्कि वो 21 तारीख को होगा, वो आपको बताया जाएगा। खैर, जब भी टेस्ट हो, हर महीने की 21 तारीख को आपका टेस्ट होता है, उसके लिए तैयारी रखेंगे। ये चैप्टर मुझे उम्मीद है कि आप अपनी कॉपी में जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना क्लास वर्क होमवर्क कराया जा रहा है, उसको अपनी कॉपी में निश्चित रूप से कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। प्यारे बच्चों, यहाँ से पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन। आप में से बहुत सारे बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसको वीडियो को देख रहे हैं या गूगल मीट पे जो लाइव क्लास होता है उसमें अटेंड कर रहे हैं। इसका फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं उनको अच्छे से घर में पढ़ें। जो क्लास वर्क होमवर्क कराया जा रहा है उसको भी अच्छे से करें। अभी तक संस्कृत में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और 5वां चैप्टर भी हमने शुरू कर दिया है। पिछले जब पीरियड हमारा था उस पीरियड में मैंने ये वृक्षांक चैप्टर पढ़ाया था और आज एक बार फिर से ये कि संस्कृत गीत आपको फिर से पढ़ा करके अर्थ बताऊंगा। बहुत आसान गीत है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है संस्कृत का। ये गीत कवि ने इस गीत के माध्यम से हमें ये संदेश दिया है कि हमें पेड़ों की तरह परोपकारी बनना चाहिए। किसी से कुछ भी लेने की अपेक्षा हमें देने का प्रयास करना चाहिए, हमें परोपकार करना चाहिए। पेड़ निश्चित रूप से हमें फल, फूल, लकड़ियां सब कुछ देते हैं। जो हमें पेड़ों से आवश्यकता होती है वो हम जाते हैं लेने के लिए, पेड़ कभी मना नहीं करते। इसके बदले में वो हमसे कुछ लेते नहीं हैं। वो हवा और पानी पी करके जिंदा रहते हैं, वही उनका भोजन है। और हवा और पानी पी करके वो हमें बहुत सारी चीजें देते हैं। ऑक्सीजन देते हैं, हमें छाया देते हैं, फल, फूल, लकड़ियां, पत्ते सब कुछ देते हैं जो हमें चाहिए और इसके बदले में हमसे कुछ लेते नहीं। इसलिए उनकी तुलना, पेड़ों की तुलना संत महात्माओं से की गई है। सात जनों, सात मतलब सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्तियों की तरह तुलना की गई है। ये सज्जन पेड़ सज्जन व्यक्तियों की तरह होते हैं और कभी कुछ लेते नहीं है बल्कि हमेशा देते ही हैं। प्यारे बच्चों, गीत शुरू करने से पहले हम पेड़ों के महत्व के बारे में, हमारे जीवन में पेड़ों का क्या महत्व है, इन पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे। पेड़ों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप थोड़ी देर के लिए ये सोचिए, कल्पना कीजिए कि कोई पेड़ ना हो, हमारे आसपास ही नहीं, हमारे सराउंडिंग जो घर है या विद्यालय है उसके सराउंडिंग में पेड़ ना हो तो हमारी क्या स्थिति होगी। ना हम खुली हवा में सांस ले पाएंगे, ना हमें प्रातःकाल जब घूमने के लिए निकलते हैं ना ताजी हवा मिलेगी, ना हमें छाया मिलेगी और प्रचंड गर्मी बढ़ती चली जाएगी। और
ऐसी गर्मी जिसे हम बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं होंगे। प्यारे बच्चों, आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वह प्रकृति के साथ हमेशा छेड़छाड़ कर रहा है। छेड़छाड़ कहने का आशय है कि हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चल रही है, जंगल साफ किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग तैयार होनी है, वहां फैक्ट्रियां लगनी हैं, लेकिन हरे पेड़ों की कटाई ये जो चल रही है, ये हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है, ये हमें अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। पेड़ों से आसपास हमारे हरे भरे पेड़ हों, हरियाली रहती है, तो उन हरे भरे पेड़ों को देख करके हमारा मन प्रसन्न अपने आप होने लगता है। हरे पत्तों को देख करके हमारे आंखों की ज्योति बढ़ती है, रोशनी बढ़ती है। हरी घास पर चलने से हमारे आंखों की ज्योति बढ़ती है। नंगे पांव, पैर में चप्पल न पहने और हम लान में पैदल चलते हैं, हरी हरी मखमली घासों पर जब चलते हैं तो उससे हमारे आंखों की ज्योति बढ़ती है। हम प्रातःकाल उठते हैं और पहली नजर हमारी पेड़ों के पत्तों, हरे पत्तों पर जब जाती है, उससे हमारे आंखों की ज्योति बढ़ती है। प्यारे बच्चों, ये पेड़ हमें जहां एक तरफ ऑक्सीजन देते हैं, हमें छाया देते हैं, वही दूसरी ओर हमें घर बनाने के लिए लकड़ियां देते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर में जो फर्नीचर होते हैं, टेबल, चेयर, फर्नीचर और भी सोफा वगैरह, ये सब लकड़ियां कहाँ से आती हैं? इन्हीं पेड़ों से आती हैं। तो पेड़ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। पेड़ों के बिना हम किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए कभी भी इन हरे पेड़ों को काटना कभी नहीं चाहिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा यह प्रयास करना चाहिए कि हम एक पेड़ अवश्य लगाएं। ज्यादा लगाएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक पेड़ हमें अवश्य लगाना चाहिए। आयुर्वेद की दृष्टि से भी कुछ मेडिसिनल प्लांट होते हैं, नीम है, पीपल है, बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से औषधीय गुणों से परिपूर्ण हैं। औषधीय देसी जो नुस्खा होता है इलाज का, बुखार का हो चाहे फोड़ा फुंसी का इलाज हो, हम इन्हीं आयुर्वेदिक दवाओं का सहारा लेते हैं। नीम हमारे लिए इतना गुणकारी है कि नीम की पत्ती अगर 4 पत्ती 6 पत्ती हम प्रतिदिन सवेरे खाएं बासी मुंह, तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हमारा खून एकदम साफ है। नीम की छाल है, नीम का जो फल है निबोरी, वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है। इसलिए प्यारे बच्चों, नीम है, जामुन है, पीपल है, ये बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं, बहुत मेडिसिनल पौधे हैं, पेड़ हैं। अगर ये हमारे घर के आसपास हैं तो निश्चित रूप से हमें बहुत बढ़िया ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए कवि ने एक छोटा सा गीत आपके लिए लिखा है, इसे आप कंठस्थ कर लें, याद कर लें और इसका अर्थ भी समझ लें। एक दिन मैंने पढ़ाया था, इस गीत के कवि हैं डॉक्टर हर्षदेव माधव। डॉक्टर हर्षदेव माधव इस गीत के माध्यम से उन्होंने हमें पेड़ों के महत्व के बारे में बताया है। चलिए हम एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। एक बार आप आज फिर से ध्यान से सुनेंगे, उस दिन मैंने बताया था, लेकिन आज आप फिर से एक बार इसको सुनेंगे। वने वने निवसन्तु वृक्षा, वने वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। फिर से देखिए,
वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षा शाखादोलासीना वेगा तैः किमपि पूजन्ति वृक्षा पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षा स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा प्रसारे स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। प्यारे बच्चों, एक चीज और भी बताना चाहूंगा। ये पेड़ हम मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी है और केवल मनुष्य के लिए नहीं, हमारे बहुत सारे पक्षी हैं और छोटे मोटे जीव जंतु हैं, इनके लिए भी पेड़ आश्रय स्थली का काम करते हैं। बंदर आपने नाम सुना, देखा भी है। ये एक ऐसी प्रजाति है जिसका रहने का कोई स्थान नहीं होता, निश्चित स्थान नहीं होता। ये अपना घर नहीं बनाते हैं कभी, ये पेड़ों पर ही, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे, ये उसी पेड़ों की डालों पर ये लटके रहते हैं, बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे पक्षी, चिड़िया, कोयल, ये अपना घोंसला बना करके, कौवा, ये अपना घोंसला बना करके, गिलहरी है, कौवा है, बहुत सारे पक्षी हैं, ये अपना घोंसला बना करके उसी पेड़ पर रहते हैं 12 महीने। यहाँ तक कि सर्प वगैरह जो बिल में रहते हैं, कभी कभी ये देखा जाता है कि जो बहुत पुराना पेड़ हो जाता है उसमें कहीं होल हो जाता है, उसी होल में वो अपना घर जैसा बना लेते हैं, बिल बना लेते हैं, एक कोठरा बना लेते हैं और उसी में वो निवास करते हैं। प्यारे बच्चों, केवल मनुष्यों के लिए नहीं, अपितु पक्षियों के लिए, छोटे मोटे जीव जंतुओं के लिए भी पेड़ घर का काम करते हैं, उनके लिए शरण स्थली का काम करते हैं। आप जानते हैं बसंत ऋतु में जब आम के पेड़ों में मंजरियां आने लगती हैं, उस समय कोयल पेड़ों की डालों पर बैठ करके हमें दिखाई नहीं देती हैं, हरे पत्तों के झुंड में छिपी रहती हैं और उन्हें हम पहचानते कैसे हैं? उनकी आवाज से, उनकी सुरीली आवाज से हम कोयल की पहचान करते हैं और हमें इतनी अच्छी लगती है कि हम भी उसी तरह की आवाज निकालने का प्रयास करते हैं। कौवे की आवाज नहीं निकालते हैं, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, दोनों पक्षी हैं, एक ही तरह के होते हैं, लेकिन पहचान कैसे होती है? उनके स्वर के आधार पर। कौवे की आवाज एकदम कर्कश होती है, कौवे को देखते ही जैसे उसके पांव कहा, हम तुरंत उसको मारने का, भगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कोयल अगर वो बोल रही है, उस अपनी आवाज निकाल रहे हैं, तो उस कोयल को हम भगाते नहीं हैं, बल्कि उसको हम चाहते हैं वो बार बार बोले, क्योंकि हम भी उसी की तरह नकल करना चाहते हैं। तो चलिए इस कविता के एक बार अर्थ फिर से बता दे रहे हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। कहने का आशय यह है कि एक एक पेड़ों, वने वने निवसन्तो वृक्षा, वने मतलब जंगल, जंगल में, हर एक जंगल में पेड़ होते हैं। प्यारे बच्चों, एक पेड़ को जंगल नहीं कहा जाएगा, दो पेड़ को जंगल नहीं कहा जाएगा, 4-6 पेड़ जहां इकट्ठा होंगे वहां भी जंगल नहीं कहा जाएगा। जब सैकड़ों की मात्रा में पेड़ होते हैं, घने एकदम चारों तरफ, तो हम उस स्थान को जंगल कहते हैं। ये जंगल है, और जंगल का, जैसे ही जंगल का कंसेप्ट हमारे दिमाग में आता है, ये हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं।
कभी कभी किसी जंगल से होकर गुजरना पड़ता है, तो इतने हजारों की संख्या में पेड़ होते हैं उनको हम गिन नहीं पाते। इसलिए कहा गया है कि बने बने निवसंतो वृक्षा, हर एक जंगल में पेड़ होते हैं। और वनम वनम रचयन्ते वृक्षा, और एक एक पेड़ मिलकर के जंगल को बनाते हैं। फिर से देखिए, दोनों लाइन में दो तरह की बातें की गई हैं। पहला ये है कि हर एक जंगल में पेड़ होते हैं, और दूसरा एक एक पेड़ मिलकर के जंगल को बनाते हैं। जंगल कौन बनाता है? यही पेड़ बनाते हैं। अगर पेड़ वहां से हट जाए, पेड़ों की कटाई हो जाए, तो क्या उसे हम जंगल कहेंगे? कभी नहीं। इसलिए हर एक जंगल में पेड़ होते हैं और एक एक पेड़ मिलकर के जंगल को बनाते हैं। शाखा दोला सीना बिहगा, पेड़ों की शाखाओं पर पक्षी कलरव करते हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी वहां बैठ करके कलरव करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मस्त होकर के गीत गा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो पक्षी मस्त होकर के गीत गा रहे हैं। तैह किमपि पूजन्ते वृक्ष, शाखा दोला, दोला मतलब शाखाओं पर, ब्रांचेस, शाखा मतलब ब्रांच, पेड़ की जो शाखाएं होती हैं जिनको आप ब्रांचेस कहते हैं, ब्रांचेस ऑफ ट्री, उन शाखाओं पर पक्षी बैठ करके कलरव करते हैं, अपनी आवाज निकालते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम, पेड़ हमेशा हवा और पानी पीते हैं। संततम, संततम मतलब लगातार, उनका यही भोजन है। पेड़ लगातार हवा और पानी पीते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्ष, और ये पेड़ सज्जन व्यक्तियों की तरह होते हैं। सज्जन व्यक्तियों की तरह होते हैं। पेड़ कैसे होते हैं? सज्जन व्यक्तियों की तरह होते हैं। सज्जन व्यक्तियों की तरह ये पेड़ होते हैं। सज्जन व्यक्तियों से तुलना क्यों की गई है? अभी हमने बताया कि जो साधु महात्मा होते हैं, वास्तव में संत होते हैं, वो हमसे कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं, वो हमसे कुछ लेते नहीं हैं, बल्कि हमें कुछ देने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से देते हैं। वो परोपकार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं। पेड़ भी हमेशा दूसरों की भलाई करता है, इसलिए पेड़ों को सज्जन पुरुषों के साथ तुलना की गई है। पेड़ सज्जन पुरुषों की तरह है, वो परोपकारी हैं, वो हमें निश्चित रूप से हमेशा कुछ न कुछ देते हैं और हमसे कुछ लेते नहीं, इसलिए पेड़ परोपकारी हैं। कह रहे हैं पिबन्ति पवनम जलम संततम, पेड़ हमेशा हवा और पानी पीकर के जीवित रहते हैं और सज्जन व्यक्तियों की तरह परोपकारी होते हैं। साधु जना इव मतलब तरह, सज्जन व्यक्तियों की तरह से ये पेड़ होते हैं। स्पृशन्ति पादैः पातालं च, स्पृशन्ति का अर्थ होता है स्पर्श करते हैं, पादैः का अर्थ होता है इनकी जो जड़ें होती हैं, पेड़ों की जो गहराई तक जड़ें गई हैं, ऐसा लगता है इतनी गहराई तक गई हैं कि पाताल को स्पर्श करना चाहती है। आकाश नीचे पाताल, पाताल तक इतनी गहराई तक जाती हैं पेड़ों की जड़ें। ऐसा लगता है कि पेड़ों की जड़ें नीचे पाताल लोक को स्पर्श करना चाहती हैं, और जो शीर्ष भाग है, पेड़ों का जो शीर्ष भाग है, इतनी ऊंचाई तक जाता है, ऐसा लगता है कि ये आकाश को ढो रहे हैं, आकाश को अपने ऊपर लिए हुए हैं, आकाश को छूने का प्रयास कर रहे हैं। पहाड़ों पर जब जाते हैं और जब हम पेड़ों की लंबाई देखते हैं तो हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि पेड़ इतने भी लंबे होते हैं। हमारे घर के आसपास जो आम और नीम इत्यादि के पेड़ होते हैं, बहुत लंबाई नहीं होती है, लेकिन कुछ प्रजातियां पेड़ों की ऐसी होती हैं, आप पहाड़ों पर जाएं तो देखते हैं कि जहां तक हमारी गर्दन ऊंचाई तक जाती है, पेड़ का हमें शीर्ष भाग अभी दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। कवि ने कल्पना की है
कि पेड़ों की जड़ें पाताल लोक की गहराई तक वहां स्पर्श करना चाहते हैं और पेड़ों का जो शीर्ष भाग है वो आकाश को छूने के लिए बेताब होता है। नभः, नभः मतलब आकाश, शिरस्सु जो पेड़ का शीर्ष भाग है वहंति वृक्षा, ऐसा लगता है कि आकाश को वो ढो रहे हैं। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम, पानी रूपी दर्पण में, दर्पण मतलब आईना, शीशा। हम जब नहा के घर से निकलते हैं, अपने बाथरूम से निकलते हैं, हमारे बाल अस्त व्यस्त रहते हैं, तो कंघा करने के लिए हम क्या करते हैं? शीशे के सामने जाते हैं, आईने के सामने जाते हैं और अपना प्रतिबिंब देखते हैं और प्रतिबिंब देख करके हम अपने बाल को कंघा करते हैं। तो दर्पण का अर्थ होता है शीशा या आईना। पयो दर्पणे, जल रूपी दर्पण में, पय का अर्थ होता है जल, जल का पर्यायवाची है नीर वार पानी वय तोय, नीर वार पानी वय तोय, नीर वार पानी वय तोय। तो ये जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई को देख करके, जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई को देख करके प्रतिबिंबम, प्रतिबिंबम मतलब शैडो, अपनी परछाई, अपनी परछाई देख करके कैसे देखते हैं ये पेड़? करे कौतुकेन, कौतुक मतलब बड़े आश्चर्यचकित होकर के ये पानी में अपनी परछाई को बड़े आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं। जो पेड़ तालाब के किनारे होते हैं, नदी के किनारे होते हैं, ऐसा लगता है उनकी परछाई पानी में दिखाई पड़ रही है और ये पेड़ चूंकि इतने ऊंचे होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि आश्चर्यचकित होकर के अपनी ये परछाई को देखते हैं। प्रसार स्वच्छाया संस्थानम, प्रसार मतलब फैला करके, प्रसार का क्या होता है? फैला करके। क्या फैलाते हैं? स्वच्छाया, अपनी छाया को फैला करके। गर्मी के मौसम में जब भीषण गर्मी से हम परेशान रहते हैं और काफी दूर तक हमको पेड़ नजर नहीं आता है, ऐसे मार्ग पर हम चलते हैं जहाँ पेड़ नहीं होते हैं और हम पसीने से तरबतर हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में हम पेड़ की तलाश में होते हैं कि कोई पेड़ हमें दिख जाए, और जब कोई पेड़ हमें दिखता है तो हम दौड़ करके, भले थके होते हैं लेकिन उस पेड़ को देख करके हमें लालच लगती है कि पेड़ के नीचे हम चले जाएं तो हमें छाया मिलेगी। तो प्रसार स्वच्छाया संस्तरणम, अपनी छाया को ये फैला करके कुर्वन्ति सरकार वृक्षा, ये पेड़ आने जाने वाले तमाम राहीगरों का ये स्वागत करते हैं कि मोस्ट वेलकम, आओ और हमारी छाया में विश्राम करो, आओ हमारी छाया में विश्राम करो। प्यारे बच्चों, किसान दिन भर प्रातःकाल ही अपने बैलों के साथ खेत में जाता है, खेत में परिश्रम करता है, धूप में मेहनत करता है और दोपहर में जब उसकी पत्नी उसके लिए खाना पीना लेकर के जाती है तो वो आसपास कहीं जहाँ पेड़ होता है उस पेड़ के नीचे बैठ करके वहीं विश्राम करते हैं, एक घंटे वहीं भोजन करते हैं और वहीं थोड़ी देर आराम करते हैं। क्यों आराम करते हैं? क्योंकि पेड़ की छाया में उन्हें हवा भी मिलती है, धूप से बचाव भी होता है और साथ ही साथ उन्हें बहुत आराम मिलता है। जहाँ एक उनका पसीना गर्मी में, धूप में पूरे कपड़े भीग जाते हैं, जब पेड़ की छाया में जाते हैं तो पेड़ों की जो हवा है उस हवा से उन्हें बहुत राहत मिलती है। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से इस अर्थ को मैं बता दे रहा हूँ, इस बार ध्यान से सुनिए। और इस गीत को मैंने पिछले बार भी कहा था, इस गीत को अपनी कॉपी में क्लासवर्क साइड में इसको अच्छे से लिखेंगे, पेड़ का डायग्राम भी बना लेंगे और नीचे कवि का नाम ब्लैक इंक से जरूर लिख देंगे। ब्लू इंक से इस पेड़ को लिखेंगे, कविता लिखेंगे, संस्कृत गीत लिखेंगे और नीचे ब्लैक इंक से कवि का नाम भी लिखेंगे। पेड़ का डायग्राम हल्के शेड में बना लेंगे, पेंसिल या मोम कलर से उसको बनाएंगे, शेड करेंगे। ऐसा नहीं कि स्केच पेन का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे कलर करने के
लिए, क्योंकि स्केच पेन अगर का प्रयोग करेंगे तो पेज पूरा खराब हो जाएगा, दूसरे साइड में आप कुछ लिख नहीं पाएंगे। इसलिए पेंसिल कलर वो भी हल्का शेड करेंगे, या तो मोम कलर। मोम कलर भी बहुत हल्के, ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के एकदम घिस रहे हैं और पूरा पेज खराब हो रहा है। एक बार फिर से देखिए, वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षा शाखादोलासीनाभिः तैः किमपि पूजन्ति वृक्षा पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना इव सर्वे वृक्षा स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा प्रसारे स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। एक बार अर्थ फिर से देख लीजिए, वने वने निवसन्तो वृक्षा। हर एक जंगल में पेड़ होते हैं, हर एक जंगल में पेड़ होते हैं, और वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, एक एक पेड़ मिलकर के जंगल को बनाते हैं। फिर से देखिए, हर एक जंगल में पेड़ होते हैं और एक एक पेड़ मिलकर के जंगल को बनाते हैं। शाखा दोला सीना भीगा, पेड़ों की शाखाओं पर पक्षी झूलते हैं, खेलते हैं, और साथ ही वो अपनी आवाज निकालते हैं, कलरव करते हैं, कलरव करते हैं। पेड़ों की शाखाओं पर पक्षी झूलते हैं और साथ ही साथ वो कलरव करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मस्त होकर के गीत गा रहे हैं। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, पेड़ लगातार हवा और पानी को पीते हैं। पेड़ लगातार हवा और पानी को पीते हैं। सन्ततं मतलब लगातार, पेड़ लगातार हवा, पवनम मतलब होता है हवा। पिबन्ति पवनम जलम सन्ततम, पवनम जलम, पेड़ लगातार हवा और पानी को पीते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, और ये पेड़ सज्जन व्यक्तियों की तरह, सज्जन पुरुषों की तरह ये परोपकारी होते हैं, सज्जन व्यक्तियों की तरह होते हैं। सज्जन व्यक्तियों की तुलना इसीलिए की गई है कि पेड़ हमेशा परोपकारी होता है, वो हमेशा हमें कुछ न कुछ अवश्य देता है, जबकि हमसे कुछ भी लेता नहीं बदले में। इसी तरह से पेड़ हमें निश्चित रूप से हमारा उपकार करते हैं, हमारी भलाई करते हैं। किसकी तरह? सज्जन व्यक्तियों की तरह से। करें स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, पेड़ों की जड़ें, पादैः का होता है जड़ें, पाताल लोक को स्पर्श करती है, अर्थात बहुत गहराई तक जाती हैं, मानो पाताल लोक को स्पर्श कर लेंगी। और जो शीर्ष भाग है पेड़ों का, जो सबसे ऊंचा वाला भाग है, शीर्ष भाग, ऐसा लगता है मानो आकाश को छू रहा है। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, ऐसा लगता है पेड़ों का जो शीर्ष भाग है वो आकाश को ढो रहा है। आकाश को ढोने का से क्या है? आकाश को स्पर्श करने का प्रयास कर रहा है, इतनी ऊंचाई है। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम, पेड़ जल रूपी दर्पण में, जल रूपी आईने में, जल रूपी शीशे में वह अपनी परछाई को बड़े आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, बड़े आश्चर्यचकित होकर के वो अपनी परछाई को जल में देखता है। अंतिम में है प्रसार स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। कह रहे हैं कि पेड़ अपनी छाया को विस्तार देकर के, अपनी छाया को फैला करके आने वाले जो राहीगण हैं उनका स्वागत करते हैं। आओ तुम्हारा स्वागत है। किसके लिए? हमारी छाया में बैठ करके विश्राम करो, आओ मेरी छाया में बैठ करके विश्राम करो, तुम्हारा स्वागत है। कोई भी हो,
धनी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सबको वो पेड़ छाया देते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत धनी है तो उसके लिए अलग व्यवस्था है और जो गरीब है उसके लिए अलग व्यवस्था, कुछ नहीं। पेड़ सबके लिए समान है, कोई भी जाए उसकी छाया में बैठ सकता है, आराम कर सकता है। प्यारे बच्चों, इस गीत को आप याद अवश्य कर लीजिए, साथ ही इसका शब्दार्थ गृहकार्य साइड में लिख लेंगे। मैंने शब्दार्थ के लिए आपको पहले भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि कॉपी के जो पन्ना होता है, पन्ने में बीच में आप पेंसिल से लाइन खींचेंगे, एक तरफ शब्द दूसरी तरफ अर्थ। आप संस्कृत का शब्द हिंदी का अर्थ लिखेंगे, इंग्लिश मीनिंग लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, उसको नहीं लिखेंगे, केवल शब्द और अर्थ। तो ये शब्दार्थ देख लेंगे और आशा इन्हें पूर्ण विश्वास है कि आपको कई बार इस गीत को बताया जा चुका है, इसका अर्थ भी बताया जा चुका है, आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। इसका जो अभ्यास कार्य है, यह अभ्यास कार्य शनिवार के दिन जब मेरा फिर से पीरियड होगा उस दिन इसका अभ्यास कार्य मैं अवश्य कराऊंगा। प्यारे बच्चों, इसमें बहुत आसान ये गीत है। पेड़ों के महत्व के बारे में कवि ने हमें ये संदेश देना चाहा है इस गीत के माध्यम से कि हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए और पेड़ हमें यथासंभव लगाना चाहिए। तभी हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, हमारे पास का जो वातावरण है, वो स्वच्छ और सुंदर हो सकता है। पर्यावरण के लिए, एनवायरमेंट हमारा कैसे दूषित न हो, प्रदूषित न हो, इसके लिए हमारे घर के आसपास हरे पेड़ों का होना बहुत जरूरी है। हमारे चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारा गांव हो, चाहे वो हमारा शहर हो, हर जगह, चाहे हम जिस रास्ते पर आ जा रहे हैं, हर जगह हरे भरे पेड़ होना नितांत आवश्यक है। क्योंकि जब तक ये पेड़ नहीं होंगे, हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमारा पर्यावरण भी साफ सुथरा नहीं रहेगा, हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ नहीं रहेगा। तो स्वच्छ पर्यावरण के लिए, स्वच्छ वातावरण के लिए इन पेड़ों का होना अत्यंत आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है ये गीत आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा और इस गीत को आप कॉपी में अवश्य लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। बाकी अभ्यास कार्य जब शनिवार को मेरा फिर से पीरियड होगा, मैं उसमें कराऊंगा। और जब लाइव क्लास होगी शनिवार को, तो उस लाइव क्लास में मैं आपसे इस गीत को सुनूंगा ही। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस गीत को आपको याद करना है। और जब शनिवार को हमारा लाइव क्लास होगा, उस लाइव क्लास में हम एक एक बच्चे से ये गीत सुनेंगे। आप सभी लोग ये गीत याद कर लीजिए। समझ में आ गया?